सो वेलकम फ्रेंड्स, आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस, जिसमें कि महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। अपना चैप्टर था 8 नंबर का, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ओके, प्रोबेबली ये पार्ट नंबर 8 है और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। अब तक 10 जो पार्ट है ये अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ओके, सो ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। सो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हमें जैसे कि हमने Cl2 पढ़ा था, इसके बाद हमने जिसके प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और अदर लाइक सब्सटेंस के सभी के सभी देख लेते हैं। इस बार भी हम वही देखेंगे, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड्स एंड अदर प्रिपरेशन कैसे होता है और जनरल थिंग्स। ओके, सो हाइड्रोजन क्लोराइड वाज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर नाम का एक साइंटिस्ट था। तो आपने ग्लोबर साल्ट को तो कुछ पढ़ा होगा, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबर साल्ट। ये आपको कभी ना कहीं दिखेगा, जैसे कि हमने देखा था जिप्सम साल्ट, उस तरह से ग्लोबर साल्ट है। Na2SO4.10H2O, ये क्या है? ग्लोबर साल्ट है। Na2SO4.10H2O ये ग्लोबर साल्ट है। ओके, तो ग्लोबल साल्ट है। सो यहाँ पे क्या किया है कि जो अपना हाइड्रोजन क्लोराइड है वो सबसे पहले ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था बाय हीटिंग द कॉमन साल्ट, यानी कि NaCl को हीट किया था किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 के साथ। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो क्लोरीन का जो पार्ट है, यानी कि लास्ट पार्ट है, उसमें ये बताया होगा मैंने कि जब कभी भी Cl2 होगा, ओके, या फिर Cl नेगेटिव होगा और नेक्स्ट जो रिएजेंट है उसमें अगर हाइड्रोजन होगा तो वो दोनों मिलकर क्या तैयार करेंगे? HCl सिंपली में तैयार करेंगे। ओके, तो दोनों मिलकर HCl तैयार करेंगे। तो ऐसी रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी होगी। और HCl अगर आपने ये रिएक्शन नहीं लिखी तो भी चलता, आपने वैसी उस तरह से रिएक्शन लिखी, यानी कि सपोज टू बी हाइड्रोजन, यानी कि जो अपना मीथेन है उसके साथ रिएक्शन लिख दी। सपोज टू बी कोई भी हो, जैसे कि डायरेक्टली Cl2 प्लस HCl, यानी कि दोनों को मिक्स करके डायरेक्टली रिएक्शन लिख दी, तो ये भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो बट क्या करना है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लेना है। ओके, सो स्टैंडर्ड रिएक्शन लिख लेना कभी भी। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। सो इन लेबोरेटरी द हाइड्रोजन क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन साल्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अपना NaCl किसके साथ रिएक्ट करना है? H2SO4 के साथ। सो यहाँ पे 2 NaCl लेंगे, सो 2 HCl निकल जाएंगे और Na2SO4 निकल जाएगा एक, प्लस अपना 2 HCl, यानी कि HCl की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इसी में जो NaHSO4 है उसके साथ अगर साल्ट के साथ रिएक्शन कर दी, ये रिएक्शन भी यहीं पे कहीं पे यानी कि जो लास्ट पार्ट है उसमें दिखी होगी, या फिर उससे पहले ये रिएक्शन इसी चैप्टर में दिखी हुई है। ओके, सो यहाँ पे जो अपना सोडियम हाइड्रोजन यानी कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है उसको क्या करना है? अपने NaCl यानी कि साल्ट के साथ रिएक्ट करना है। सिंपली में यहाँ पे एक हाइड्रोजन यानी कि जो अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके साथ NaCl का रिएक्शन है, और NaCl का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन। ओके, सो 2 रिएक्शन है, यानी कि 2 रिएक्शन में NaCl कॉमन है। ये ध्यान में रखना होगा कि NaCl दोनों रिएक्शन में कॉमन है, और OSO4 यानी कि क्या? SO4 निगेटिव ये कॉमन है। ओके, डाई निगेटिव ये कॉमन है। सो एक में HSO4 निगेटिव है और दूसरे इसमें SO4 डाई निगेटिव। ओके, ये दो चीज़ें जिसमें कि HCl प्रिपेयर हो रहा है। ओके, सो HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम पास करके उसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई यानी कि क्या? उसमें का मॉइस्चर निकाल सकते हैं। तो H2SO4 की जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? इट कैन एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होने के कारण जो अपना H2SO4 है ये क्या कर सकता है? वाटर निकाल सकता है। किससे? HCl से। यहाँ पे जो HCl तैयार होता है ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यानी कि उसमें वाटर हो सकते हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं इन बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड से उसको पास करके निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके पास जो H2SO4 है उसके पास क्या है? अपनी डिहाइड्रेटिंग जो नेचर है उसका, यानी कि डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी उसके पास है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हाइड्रोजन क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कहेगा? उसका ऑर्डर, या फिर उसका प्रेजेंस होगा, उसका सपोज टू बी स्मेल होगा, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वही देखेंगे। हाँ, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ कलरलेस गैस है। ये कैसा है? कलरलेस गैस है एंड पंजेंट स्मेलिक गैस, यानी कि पंजेंट लाइक स्मेल होगा इसका। ओके, सो हाइड्रोजन क्या है? कलरलेस गैस है। ओके, और पंजेंट स्मेल है उसका। बाकी उसके बाद है इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड टू द कलरलेस लिक्विड, यानी कि उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि उसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट उसका 189 केल्विन है। ओके, इट फ्रीजेस विच फ्रीजेस
टू विच वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्या बाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट है 159 केल्विन। ओके, ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखी तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर में क्या है, इट्स हाईली सोल्यूबल है। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा करके पूछी नहीं जाती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं एज अ पॉइंट, यानी कि कुछ किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते समय आप फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हो। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ज़्यादा करके पूछी नहीं जाती। ओके, सो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर यानी केमिस्ट्री बेस होती है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसिडिक प्रॉपर्टी। सो आपने देखा होगा कि हमने जो आयोडाइड्स हो या फिर कोई भी हो, यानी कि हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन देखे थे, यानी कि हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन लाइक HF, HI, HCl, HBr, इसको हमने देखे थे। इन सब का क्या देखा था हमने, एसिडिक नेचर दिखा था, क्योंकि ये क्या दे रहे, H पॉजिटिव दे रहे। यहाँ पे ये सब का क्या करते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के दिखा रहे। एसिडिक नेचर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव है। ओके, सो ये H पॉजिटिव देगा HF में से, HI में से। सो सिमिलरली यहाँ पे दिखा था कि एसिडिक नेचर, यानी कि ये इन एसिडिक नेचर जो HI है, यानी कि जो अपने हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, ये कैसे एसिडिक इन नेचर है, उसके ट्रेंड भी देखे थे, कैसे डाउन द ग्रुप कैसे एसिडिटी इनक्रीज होती है या फिर स्टेबिलिटी कैसे इनक्रीज होती है। ओके, सो यहाँ पे HCl है, उसका एसिडिक नेचर देखेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये तो पता है हमें। तो किस तरह से शो करता है, तो सबसे पहले जो HCl है वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो अपना Cl नेगेटिव कैटायन में कन्वर्ट, सबसे पहले क्या है दिया हुआ ये पढ़ देंगे। ओके, सो हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यानी वाटर में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, ये लास्ट पेज पे लिखा था। एंड आयनाइज इन वाटर, यानी कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये आयनाइज हो जाएगा। बाद में ये जो H पॉजिटिव है, ये जो वाटर है अपना H2O, ओके, इसमें जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, उसको शेयर करके, यानी कि ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर शेयर करेगा और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या अपना या जो अपना वाटर है उसका कैटायन फॉर्म हो जाएगा। ओके, हाइड्राइड आयन। सो यहाँ पे जो सबसे पहले जो Ka यानी कि क्या बताया था हमने, एसिडिक कांस्टेंट, यानी कि जब कितना एसिड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये किससे डिटरमाइन की जाती है, आइदर pH से, और pH किससे डिफाइन किया जाता है, Ka, यानी कि क्या जो अपना कांस्टेंट रहता है एसिडिक कांस्टेंट, उससे डिसाइड करते हैं। जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू उतनी ज़्यादा एसिडिक, और जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू उतना कम एसिडिक। ओके, ये दोनों चीज़ें जो कि एक दूसरे से उलट होगी। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये। ओके, सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि क्या HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ओके, सिंपल है। द हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये के वैल्यू को क्या कहते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सो एसिडिक कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। सो इसकी वैल्यू हाई होने के बाद, यानी कि क्या ज़्यादा होगी, तो 10⁻⁷, यानी कि क्या है 10 मिलियन है, या 10 मिलियन है, यानी कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो 10 मिलियन वैल्यू है, इसके कारण जो एसिडिक कांस्टेंट है, यानी कि जो HCl है, ये एसिडिक नेचर का है, ये शो करता है। ओके, सो एसिडिक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। नेक्स्ट है रिएक्शन विद NH3। सो रिएक्शन विद NH3, जैसे कि हमने किसका देखा था, NH3 के साथ रिएक्शन अपने जो Cl2 गैस का है उसका देखा था, और इसमें दो कंडीशन देखी थी, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई होगी। सो सिंपली में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपना जो NH3 क्या है, एक बेस है। ओके, NH3 क्या है, अपना बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि बेसिक इसके पास NH3 के पास एक लोन पेयर होती है, उसके कारण ये बेसिक यानी कि बेसिक नेचर का है। ओके, सो यहाँ पे बेसिक नेचर का NH3 बेस है। सो अपना HCl क्या है, जो अपना HCl क्या है, अपना एसिड है। सो एसिड प्लस बेस क्या करेगा, साल्ट तैयार करेगा। ओके, सो यहाँ पे एसिड HCl प्लस बेस NH3, सो क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव तैयार होगा, क्योंकि एक जो H पॉजिटिव है ये किसे जाएगा, अपने जिस तरह से वाटर को गया था उस तरह से जो अपना NH3 है उसको जाएगा। सो NH4 पॉजिटिव तैयार करेगा, और Cl नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट होगा, यानी कि NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों मिल जाके NH4Cl तैयार करेंगे। ओके, सो क्या होगा, इसके बाद HCl रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू गिव व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड की क्या करेंगे, व्हाइट फ्यूम देंगे। ओके, सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन विथ नोबल मेटल, यानी कि नोबल मेटल के साथ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आपने जो Cl2 का जो यूज देखा होगा, उसमें
प्रोबेबली आपने देखा होगा कि इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नोबल मेटल, यानी कि जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम हो गया। सो उसी तरह से गोल्ड एंड प्लेटिनम के जो रिएक्शन है उसमें एक रिएक्शन होती है जिसे जिसे कहते हैं जिसकी वजह से HCl यानी कि HCl भी उसमें अपना भाग लेता है, यानी कि पार्टिसिपेट करता है इस जो अपना गोल्ड और प्लेटिनम है उसको निकालने के लिए। ओके, सो क्लोरीन का तो क्लियर है, उसी तरह से HCl भी इसी में यूज होता है। सो व्हेन द 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी कि 3 पार्ट्स ओके एंड 1 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आर मिक्स द एक्वेरिजिया इज फॉर्म। सो व्हाट इज मीन बाय एक्वेरिजिया, यहाँ पे दिया हुआ है सपोज टू बी, यानी कि ये 3 लीटर लिए हमने HCl लिया ओके और 1 लीटर लिया हमने HNO3। सो यहाँ पे 3:1 रेशो हो गया, यानी कि 3 पार्ट हो गए, यानी कि अगर यानी कि अगर सभी का ये दोनों का मिक्सचर होकर 4 लीटर होगा, सो 4 लीटर में से 3 पर लीटर यानी कि 3 पार्ट्स कौन है HCl है और 1 पार्ट कौन है अपना HNO3। ओके, सो HNO3 एंड HCl इन 3:1 रेशो में आपको लेना होगा। तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, एक्वेरिजिया। व्हाट इज मीन बाय एक्वेरिजिया, तो 3:1 पार्ट ऑफ HCl एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि HNO3 और HCl का 1:3 पार्ट लेना होगा। ओके, सो उसे क्या कहते हैं, एक्वेरिजिया। सो आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय एक्वेरिजिया। ओके, सो नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम गेट डिजोल्व इन द एक्वेरिजिया। सो गोल्ड मेटल क्या करते हैं, इन जो गोल्ड मेटल होते हैं, गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है, ये क्या करता है जो एक्वेरिजिया है इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। ओके, सो कैसे डिजोल्व होते हैं, ये रिएक्शन दी हुई है, ये यू यानी कि गोल्ड और यहाँ पे देखिए दोनों मिक्सचर है। ओके, दोनों मिक्सचर है, सो दोनों मिक्सचर यानी कि जो अपना HNO3 ये भी एसिड है, सो ये भी H पॉजिटिव देगा और HCl है ये भी एसिडिक है, सो यहाँ पे H पॉजिटिव ये भी देगा। सो 4H पॉजिटिव यहाँ से आ गए और इसका HNO3 आ गया और इसका 4HCl आ गया। ओके, सो ये क्या होगा, AuCl4 निगेटिव तैयार होगा, यानी कि क्या Au एक्चुअल में क्या होता है कि Au जो होता है यानी कि गोल्ड होता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। सो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है Au की। ओके, सो प्लेटिनम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, सो आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखी होगी कि Au का ट्राई पॉजिटिव में कंपाउंड तैयार करना होगा। ओके, बाद में NO और H2O। आपको ये रिएक्शन नहीं लिखी तो भी चलती है। ओके, क्योंकि ये रिएक्शन कोई भी नहीं लिखता, कोई भी स्टूडेंट होगा ये नहीं लिखता, और जो टीचर है ये भी अगर अपना पेपर चेक कर रहे होते तो उस वक्त इस पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि ये डिफिकल्ट रिएक्शन है। ओके, सिर्फ आपको क्या लिखना है कि ये जो डेटा है इसको अच्छे से लिखना होगा। ओके, अगर आप चाहते तो ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं AU और AuCl यानी कि AuCl4 निगेटिव। ओके, ये कॉम्प्लेक्स होगा और जिस तरह से प्लेटिनम होगा, प्लेटिनम भी अपना कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा और दोनों में एक चीज़ कॉमन है NO। ओके, यानी कि क्या नो नहीं है, ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड है। ओके, सो ये चीज़ क्लियर होगी। सो नोबल मेटल के साथ कैसी रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन यूनिक है, क्योंकि नोबल मेटल इसी के साथ ही रिएक्शन होता है, यानी कि HCl के साथ और एक्वेरिजिया यानी एक्वेरिजिया के साथ रिएक्शन होता है और एक्वेरिजिया में कौन यूज होता है, HCl यूज होता है। सो ये रिएक्शन यूनिक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में बताया था। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स यानी कि क्या, जैसे कि जो अपर एलिमेंट है वो क्या करेगा, लोअर एलिमेंट के साथ, जो लोअर एलिमेंट अपर एलिमेंट यानी कि जो ग्रुप है हैलोजन का ग्रुप है, उसमें जो अपर वाले एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, नीचे वाले के साथ रिएक्ट होंगे और नीचे वाला सेंट्रल एटम तैयार करेगा और बाद में जो अपर वाले है उसके साथ क्या होंगे, बॉन्डिंग करेंगे। सो उसे क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड। ओके, सो वहाँ पे क्या लिखा है ये यानी कि उसे तो पढ़ेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हो गए। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वी हैव सीन दैट ऑल हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर डायटोमिक, यानी कि सभी हैलोजन मॉलिक्यूल क्या है, डायटोमिक है, यानी कि जैसे कि F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये डायटोमिक नेचर में फॉर्म होता है, जैसे कि O2 हो गया, उस तरह से। ओके, सो दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, यानी कि बाइनरी कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड लाइक HCl तैयार करता है, इस तरह से। ओके, और विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्सो एसिड, यानी कि जैसे कि HOCl, HOCl, ये आपको पता होगा, हाई हेलो। ओके, वो वाला चीज़। ओके, उस तरह से। ओके, सो और एंड विथ एन हैलोजन दे फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी कि हैलोजन के साथ क्या करेगा, इंटर हैलोजन, यानी कि हैलोजन के साथ हैलोजन, इंटर हैलोजन। ओके, इंटर हैलोजन कंपाउंड। Although all halogen belongs to the same group, they have different electronegativities. ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बताई हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F नेगेटिव,
सॉरी जो अपना फ्लोरीन है ये सभी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद आता है अपना क्लोरीन और बाद में आता है ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, सो नेक्स्ट है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कारण क्या होता है, अपना जो रिएक्टिविटी होती है यानी कि जो अपना क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, उसके साथ कैसा है अलग से रिएक्ट करेगा। और बाद में जैसे कि यानी कि सपोज टू बी अब हमने देखा तो फ्लोरीन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण समाव जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है अपना आयोडीन इसके साथ रिएक्ट होगा और इसी कारण ये क्या करेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स तैयार करेगा। ओके, सो डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, इसके वजह से क्या होगा जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ये तैयार होंगे। ओके, नेक्स्ट इसी में ड्यू टू दिस द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू और मोर हैलोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म स्पेशल स्पेसीज विच में बी आयनिक और न्यूट्रल यानी कि ये आइदर आयनिक होगी या फिर न्यूट्रल होगी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव कारण क्या होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स तैयार होते हैं। सो तो हाउ द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद इन द हैलोजन्स दे फॉर्म द कंपाउंड्स विद ईच अदर आइदर डायटोमिक ट्राइटोमिक और ऐसे इस तरह से फॉर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना होगा कि इसका सेंट्रल एटम कौन सा है। ओके, जैसे कि एक्स डैश है, इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं एक्स डैश वाई लिखेंगे, वाई की वैल्यू कोई भी हो सकती है 1, 3, 5, 7 इस तरह से कौन सी भी वैल्यू हो सकती है। ओके, सो सबसे पहले एक्स डैश है और इसमें वाई जो लिखा हुआ है ये वाई की वैल्यू चेंज हो सकती है 1, 3, 5 to 7। ओके, सो एक्स डैश में आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि इसका सेंट्रल एटम कौन है। सो एक्स डैश में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो एक्स है ये कौन है यानी कि जो सेंट्रल एटम है ये कौन फॉर्म करता है। आपको मैंने बताया कि जो एक्स जो यानी कि सेंट्रल एटम है ये कौन होता है, डाउन वाला यानी कि उसी ग्रुप में नीचे वाला यानी कि उसी ग्रुप में जो नीचे वाला है वो क्या करेगा सेंट्रल एटम फॉर्म करेगा, उसके ऊपर वाले उसके साथ क्या करेंगे यानी कि जो बाजू वाले एटम्स होंगे वो तैयार करेंगे। ओके, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रल एटम कौन तैयार करता है, नीचे वाला, और उसके जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं वो क्या करेंगे उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन है, क्लोरीन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्लोरीन है उसके नीचे क्लोरीन क्या करेगा सेंट्रल एटम होगा। ओके, और उसके ऊपर ये किया यानी कि फ्लोरीन है। सो फ्लोरीन के साथ कैसे रिएक्ट होगा, आइदर CF, ओके, आइदर ClF3, ओके, आइदर ClF5। ओके, क्लियर हो गया। सो क्या होगा कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो बीच में होगा यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा और इसके यानी कि उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो उसके साथ क्या करेगा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, क्लियर हो गया। सो क्लोरीन सिर्फ क्या करेगा फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा और जो ब्रोमीन है वो किसके साथ फॉर्म कर सकता है, फिर ब्रोमीन किसके साथ फॉर्म कर सकता है, आइदर ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ फॉर्म कर सकता और ब्रोमीन अपना क्लोरीन के साथ फॉर्म कर सकता है। ओके, सो ब्लोरीन किसके साथ फॉर्म करेगा बॉन्ड अपने, आइदर क्लोरीन के साथ और फ्लोरीन के साथ। ओके, सो फ्लोरीन के साथ कैसे, जैसे कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो क्या करेगा ज़्यादा, और स्मॉल एटम होने के कारण फ्लोरीन कैसा है कि एक स्मॉल एटम है। सो स्मॉल एटम होने के कारण जो अपना ब्रोमीन है उसके साथ ये 3 ऐसे क्या हो सकते हैं जनरली रिएक्ट हो सकते हैं, और उसके साथ 5 भी रिएक्ट हो सकते हैं और 7 भी रिएक्ट हो सकते हैं क्योंकि उसका स्मॉल एटम है। स्मॉल एटम क्या होगा उस सेंट्रल एटम के साथ जो थ्री डायमेंशन में क्या होगा इजीली रिएक्ट हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है सिंपली में स्मॉल एटम होने के कारण वहाँ पे गर्दी नहीं होगी, यानी कि क्या वहाँ पे भीड़ नहीं होगी उस एटम की। सो अगर क्लोरीन है, अगर ब्रोमीन के साथ क्लोरीन है, सो ब्रोमीन और क्लोरीन की साइज जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है और ब्रोमीन से थोड़ी सी कम है। सो क्या होगा ब्रोमीन का एटम इतना बड़ा और जो क्लोरीन का एटम है वो क्या होगा इतना सा। सो यहाँ पे 3 एटम जो होगी अगर ऐसे आ गए तो क्या होगा यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है इन तीनों के बीच क्या होगा रिपल्शन ज़्यादा होगा, इसलिए सी यानी कि BrF3 यानी Cl3 ये क्या है अनस्टेबल होगा ज़्यादा करके, इसलिए क्या यहाँ पे दिया होगा कि सिर्फ फ्लोरीन क्या कर सकता है यहाँ पे पेंटा ब्रोमीन के साथ पेंटा के यानी कि लेवल में अपने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, सो क्लोरीन सिर्फ अपना क्या BrCl ही तैयार करेगा। ओके, यानी कि उसमें ट्राई एटॉमिक नहीं होगा क्लोरीन का। ओके, क्लियर होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्लोरीन की साइज ज़्यादा होगी। सो वहाँ पे क्राउडेड यानी कि सेंट्रल एटम के पास क्राउड ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट है उसमें अब क्या करेगा आयोडीन रहेगा। सो आयोडीन जो है अपना वो
आयोडीन जो है, आयोडीन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा बाद में, ब्रोमीन के साथ कर सकता, और क्लोरीन के साथ कर सकता है, और फ्लोरीन के साथ कर सकता है। यानी कि आयोडीन अगर सेंटर एटम हुआ तो उसके बाद उसके पास कौन कौन हो गए, फ्लोरीन होगा, IF, और IF में यानी कि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन सबसे स्मॉल एटम है, और अपना जो आयोडीन ये ज़्यादा इतना बड़ा होगा। सो 7 आइटम तो यहाँ पे ऐसे ही बैठ सकते हैं, यानी कि 7 आइटम्स, यानी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन एग्जिस्ट कर सकता है। सो टोटल 7 आइटम्स क्या हो सके, अपने जो फ्लोरीन है वो अकोमोडेट हो सकते हैं अपने क्लोरीन के पास, आयोडीन के पास। सो इसी तरह से अपना, इसी वजह से जो अपना आयोडीन है ये फ्लोरीन के साथ क्या क्या करेगा तैयार, फ्लोरीन के साथ अपना IF3, IF5, IF7 इस तरह से सबसे ज़्यादा तैयार करेंगे। ओके, और आयोडीन के साथ यानी कि क्लोरीन के साथ IFCl नहीं सॉरी ICl3 यही करेंगे। ICl5 क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो अपना Cl है उसकी साइज़ बड़ी है, इस कारण ये क्या करेगा, Cl3 जो इसके बाद जो पेंटा क्लोरीनेट होगा उसमें जो क्राउडेड नेचर होगा वो ज़्यादा होगा, और इसी वजह से ICl5 ये एग्जिस्ट नहीं करता ज़्यादा करके। ओके, उसी तरह से IBr करेगा, सिर्फ I और Br यानी ब्रोमीन के साथ IBr करेगा, बट IBr3 नहीं करेगा, क्योंकि ब्रोमीन की साइज उससे क्लोरीन से ज़्यादा बड़ी है। सो जो अपना IBr3 ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि क्राउडेड जो सेंटर एटम है उसके पास क्राउड ज़्यादा होगी। ओके, सो ये इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के टाइप्स होते हैं। आपको सिंपली में एक्स डैश को ध्यान में रखते हुए, एक्स डैश वाई को ध्यान में रखते हुए आपको जो एक्स है उसको डिटरमाइन करना है, और एक्स डैश वाई जो एक्स डैश है उसको डिटरमाइन करना है। ओके, और जो वाई होगा, वाई की वैल्यू वो चेंज होती रहेगी। कैसे, आपको साइज को नेचर में ध्यान में रखते होगे, साइज आपको ध्यान में रखना होगा, और उसके साथ आपको ईजिली लिख सकते हो। ओके, सो इस तरह से आपको जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है इसमें यही चीज़ पूछी जाएगी कि जो एक्स और एक्स डैश वाई। ओके, नेक्स्ट है इसी में जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है उसमें का जो लास्ट पेज था उस पर क्या था, ये जो द था उसके द था इसके उसके आगे। ओके, उसके आगे जो है द न्यूट्रल कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स, यानी कि उसमें अगर जो न्यूट्रल कंपाउंड्स होगी यानी कि आयनिक कंपाउंड होगी, जो आयनिक थे ना, यानी कि आयनिक भी फॉर्म कर सकता है। ओके, क्योंकि उसमें फ्लोरीन और आयोडीन ये दोनों क्या है ज़्यादा, इसमें जो इंडक्टिविटी डिफरेंस है ये सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे ये आयनिक नेचर के हो सकते हैं, बट जो फ्लोरीन और क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन और क्लोरीन हो गया, और ब्रोमीन और फ्लोरीन हो गया, इसमें क्या है कि आयनिक नेचर सबसे कम है। सो यहाँ पे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड कैसे न्यूट्रल नेचर के होगी, यानी कि आयनिक नहीं होगी। सो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जिसमें कि जो आयनिक नेचर के ज़्यादा, यानी कि आयनिक नेचर से आयनिक नेचर उसका कम होगा। ओके, द इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स इज अ कंपाउंड्स और फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट हाइड्रोजन, यानी कि क्या सबसे पहले इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन, यानी कि डिफरेंट हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ विथ ईच अदर, ये वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं, विथ ईच अदर। ओके, द इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स इज रिगार्डेड एज अ हाइलाइट्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी कि यार सब सिंपली यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह से जो अपना हाइड्रोजन फ्लोराइड था सपोज, सो ये हाईलाइट है यानी कि फ्लोराइड है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज है। सो आप यानी कि हाईलाइट ऑफ हाइड्रोजन ये कह सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह से आप किसी अगर यहाँ पे ClF था होगा तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं आप, फ्लोराइड ऑफ क्लोरीन, यानी कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसे उसका फ्लोराइड यानी उसका हाईलाइट होगा, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, फ्लोराइड ऑफ क्लोरीन। इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स रिगार्डेड एज हाइलाइट्स ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन, यानी कि जो फ्लोराइड है वो किसका फ्लोराइड है, क्लोरीन का फ्लोराइड है। ओके, क्लोरीन का फ्लोराइड है। ओके, क्लियर हो गया। अ गिवन बिलो अ गिवन हाइड्रोजन forms the interhydrogen compounds only with halogen having the less electronegativity, यानी कि क्या, जो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स है उसमें क्या करेगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका सेंट्रल एटम होगा, और उसके साथ जो होगा उसका हाइलाइट होगा। या कि सिंपली में यहाँ पे जो ये चीज़ कही हुई है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ पे हाइलाइट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, हाइलाइट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसा कहा है। सो उसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो उसी के साथ, यानी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके साथ ही अपना हाइलाइट फॉर्म करेगा। ओके, क्लियर है क्या। सो हाइलाइट में
जो अपना सेंटर एटम है उससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उसके साथ ही रिएक्ट होगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पे कही हुई है। सो ये इसमें आपको ये जो बॉक्स है यानी कि ये जो पैराग्राफ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद वो बॉक्स है वो वाला इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इसी के साथ क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर, जो क्लासिफिकेशन इंटर हैलोजन कंपाउंड का उसका किया हुआ है कि क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4, यानी कि ये आपको सबसे पहले बताया हुआ है, उसमें टाइप लिख देने का। ओके, और IF7 है ये एक ही है, और जो IF7 यानी कि X-7 में IF7 अकेला ही है, और X-5 में अपना CLF5 होगा, BRF5 होगा और IF5 होगा। ओके, सो इसमें फ्लोरीन हायर में सिर्फ फ्लोरीन ही ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, और इसमें भी फ्लोरीन ही ज़्यादा एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि XX- में सभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट XX-3, XX-5, XX-7 इसमें जो फ्लोराइड है उसकी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। ओके, ये बॉक्स भी क्लियर हो गया। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, सो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने होंगे। सो सबसे पहले X जो होगा उसमें क्या है कि जो अपना बॉन्ड है, ओके, सो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ये क्या होगा, यहाँ पे दिखाई देगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यानी कि दिखाई देने के कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव होगे। जिस तरह से आप अगर हमने सोचा, ओके, अगर हमने फ्लोरीन देखा यानी कि F2F2 देखा, सो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो बॉन्ड होगा ये ज़्यादा कोवैलेंट होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कम, यानी कि आयनिक बॉन्ड से देर से टूटेगा। सो यानी कि फ्लोरीन जो है F2F2 में FF जो है इसमें जो बॉन्ड है ये आयनिक नेचर का नहीं होने के कारण इसमें ब्रेकिंग जल्दी नहीं होगा। और जो अपना X और यहाँ पे X यानी कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है उसमें जो IF, अगर हमने IF देखा तो इसमें क्या है, पहले तो ये बॉन्ड लेंथ ही ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, सो आयनिक नेचर है, बॉन्ड लेंथ नेचर है, तो इजीली ब्रेक होगा। सो इसलिए क्या होगा कि फ्लोरीन यहाँ पे जल्दी निकल पाएगा, यानी कि जो FF है, जो अपना F2 मॉलिक्यूल है उसमें जो FF बॉन्ड लेंथ है जो ब्रेक होगा उससे पहले कौन ब्रेक होगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड ब्रेक होगा, IF वाला। सो यहाँ पे फ्लोरीन अगर रिएक्शन होगी कौन सी भी, उसमें अगर फ्लोरीन चाहिए होगा तो यहाँ पे का जो फ्लोरीन है वो जल्दी नहीं निकलेगा, बट यहाँ पर का फ्लोरीन है वो जल्दी निकल जाएगा। सो इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल हैलोजन्स, जो कि नॉर्मल हैलोजन मॉलिक्यूल से। ओके, यही यहाँ पे आपको दिखेगा, इसमें कुछ कहीं ना कहीं तो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है द हैलोजन यानी कि द कंपाउंड्स कंसिडर एज द हाइलाइट्स ऑफ X, यानी कि द कंपाउंड्स आर कंसिडर एज अ हाइलाइट्स ऑफ X, यानी कि जो X है उसका X' से X का हाइलाइट होगा, कोई भी जो लास्ट पेज पर था वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोराइड, सो यहाँ पे हेयर द हैलोजन हैविंग द लार्जर साइज इज ऑफ क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फ्लोरीन, एंड हेंस द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स नेम एज अ क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, यानी कि क्लोरीन का फ्लोराइड होगा, यानी कि क्लोरीन का हाइलाइट होगा यहाँ पे, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइलाइट होगा, जिसमें हाइलाइट जो होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सेंट्रल एटम से। ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, और सिंपली में जनरल कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ सबसे पहले लिखनी होगी। ओके, सो इट विल बी हाइलाइट ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हाइलाइट होगा। सिंपली क्लियर हो गया। सो यहाँ पे जो N नंबर है ये नंबर चेंज होता रहेगा, X' जो है जो हमने Y लिया था, यहाँ पे उसने जो Y लिया था उसको ही यहाँ पे इसने N लिया है। उसके बाद है एज द रेशो जैसे जैसे रेशो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि एज द रेशो कौन सा है, रेडियस ऑफ X टू द रेडियस ऑफ X' इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ X ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि सबसे सिंपली यहाँ पे क्या किया है, यानी कि जो अपना रेशो है, यानी कि सबसे पहले X' है, यानी कि सपोज यहाँ पे फ्लोरीन है, और जो अपना रेडियस है यानी कि X वाला है, यानी कि सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पे N की वैल्यू यहाँ पे कैसे चेंज होती रहेगी। सो आयोडीन, सपोज आप यहाँ पे आयोडीन दिया हुआ है, सो यहाँ पे आयोडीन की रेडियस ज़्यादा है और फ्लोरीन की रेडियस कम है। सो ये जो रेडियस X टू X' की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो जिस तरह से ये ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स होगी यानी कि N जो होगी वैल्यू, यानी कि जो हमने Y ली थी, यानी कि N की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि 1, 5, 7, 1, 3, 5, 7, इसमें
रेडियस तो चेंज होता होगा। यहाँ पे सिंपली में ये आपको क्या क्या बता रहा है कि जो हमने साइज को जो बताया था, यानी कि जो कंपाउंड होगा उसके जो ऐसे ऐसे लिखा था ना, ये ऐसे 3 हो गए 5 हो गए, सो उसको यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्स एक्स यानी कि रेडियस ऑफ एक्स होगा, यानी कि सपोज आयोडीन होगा, और रेडियस ऑफ वाई होगा यानी कि फ्लोरीन होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो आयोडीन और फ्लोरीन के साथ जो वैल्यू होगी एन की वो ज़्यादा होगी, यानी कि IF7 तक जाएगी। अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे फ्लोरीन से ज़्यादा वैल्यू, यानी यहाँ पे जो रेशो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो जो अपना आयोडीन है वो क्लोरीन के साथ क्या होगा, एन की वैल्यू कम करेगा, यानी कि ICl3 तक जाएगा। ओके, इस तरह से यही बता हुआ है यहाँ पे कि एज द रेशो ऑफ साइज रेडियस ऑफ एक्स टू रेडियस ऑफ एक्स डैश इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑल्सो एन ऑल्सो इंक्रीजेज। ओके, सो सिंपली में यहाँ पे जो चीज़ है जो हमने बताई थी यानी क्लियर की थी, वही चीज़ आपको एक रिटर्न लैंग्वेज में लिख दी है। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स हैव इवन नंबर्स ऑफ एटम, यानी कि इवन नंबर्स ऑफ एटम, सपोज 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, इस तरह से एटम हो गए। Cl इसमें क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि सिंपली में अपना जो 1 3 5 7 है, ओके, ये क्या है, ये जो नंबर है कि इसको इंडिकेट कर रहा है, एक्स डैश को इंडिकेट कर रहा है। ओके, सिंपली में, और इसके साथ क्या होगा, अपना एक्स होगा, यानी कि टोटल आइटम्स कितने हो गए, यानी कि इवन नंबर में आइटम आएंगे। सो यहाँ पे अगर एक्स डैश है तो यहाँ पे 1 इसका ऐड होगा, यानी कि 2 हो गया। अगर एक्स डैश 3 है यानी कि 3 के साथ एक अपना सेंटर आइटम ऐड हो गया, सो 4 हो गया। और एक्स डैश 5 है तो उसमें इसके साथ एक अगर ऐड हो गया तो यहाँ पे 6 हो गया। सिंपली में यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड है उसमें क्या है, इवन नंबर्स ऑफ आइटम होगी, ये बताया। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली इसको स्ट्रक्चर को देख के बताया है। ओके, नेक्स्ट है इसी में द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स आर जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ द हाइड्रोजन्स विच दे फॉर्म, यानी कि इसमें बताया हुआ है कि जो प्रॉपर्टीज है यानी कि इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स है उसमें दो आइटम है, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ आइटम हो गए, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट हो गए। यहाँ पे एक्स और एक्स डैश, ओके, एन की वैल्यू लिख देंगे। सो इसमें जो ये जो वैल्यू होगी, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसकी प्रॉपर्टीज होगी, इसकी प्रॉपर्टी यानी कि जो सेंटर आइटम है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और जो अपना एक्स डैश है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। बट जो इन दोनों यानी कि जो अपना कंपाउंड है एक्स डैश 3, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इन दोनों के बीच में आएगी सपोज। ओके, ये क्लियर हो गया। यानी कि सपोज ये अगर यानी कि अगर एक्स अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा और वाई अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा तो जो एक्स डैश होगा, इनका तो जो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड होगा ये दोनों के बीच में होगा इसकी प्रॉपर्टी। ओके, यही बताया हुआ है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स आर जनरली इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ हाइड्रोजन्स विच दे आर मेड, यानी कि दोनों जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बीच में आएगी इसकी प्रॉपर्टी। ओके, सेंट्रल हाइड्रोजन एग्जिबिट्स द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डिफरेंट इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड, यानी कि सिंपली में जो इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड का एक्स जो वैल्यू है इसमें जो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिफरेंट होगी। सपोज टू बी यहाँ पे +1 होगी एक्स डैश में, एक्स डैश 5 में इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, एक्स डैश 5 में इसकी वैल्यू यानी कि +5 होगी, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एक्स डैश एटम इज कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड, यानी कि सिंपली में क्योंकि एज ऑड जो ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण जो कंपाउंड है वो भी क्या होगी, यानी कि कंपाउंड में भी जो एक्स डैश का नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, यानी कि 1 3 5 7 ये एक्स डैश के नंबर हो गए एटम के। ओके, और दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि क्या है, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सब में से। ये जो आपको जो सबसे पर ये जो लिखा था इस पैराग्राफ में, ये किस पर डिपेंड है, सिर्फ इस पर, इसकी जो वैल्यू है यानी कि जो स्ट्रक्चर है उस पर बताया था कि इसका नंबर ऐसा होगा, इसका नंबर यानी कि ऑड होगा, टोटल नंबर्स ऑफ एटम ऑड हो गए, टोटल नंबर्स ऑफ जो एक्स डैश हो गए वो इवन में आएगी या फिर इवन आएगी या फिर ऑड आएगी, इस तरह से ये बताया था। बट जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें एक चीज़ है कि दे आर ऑल आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि सभी के सभी क्या हो गए, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गए, यानी कि उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर नहीं, सॉरी, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर नहीं होगी, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, यहाँ पे पेयर होगी। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़ भी। नेक्स्ट है इसमें जो जनरल प्रॉपर्टी दी हुई है कि एक्स डैश कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये जो बॉक्स है ये आपको कभी काम में नहीं आएगा। ओके,
ये बॉक्स आपको कभी काम में नहीं आएगा। अब तक के सभी मैंने पेपर बोर्ड के पेपर भी देखे हुए, मैंने खुद बोर्ड का पेपर दिया हुआ है, पर ये कभी नहीं आएगा। ओके, ये सिर्फ आपको बॉक्स ये जो आपको समझने के लिए दिया है कि ऐसा ऐसा है, इसका कलर ऐसा होगा ऐसा होगा। ओके, ये बॉक्स आपको कभी नहीं आएगा, इसको रटना भी बंद, इस पर अपना टाइम भी वेस्ट मत करो। ओके, नेक्स्ट है इसमें कॉम्बिनेशन यानी कि प्रिपरेशन कैसा होगा। सो प्रिपरेशन भी आपको कभी नहीं पूछा जाता। एक चीज़ है इसमें, प्रिपरेशन भी आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। ओके, क्योंकि लास्ट जो सिलेबस है इसमें भी प्रिपरेशन दी हुई थी। ओके, सो उसमें भी मैंने देखा, उसमें उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। फिर भी आप अगर चाहते तो इसको समझ सकते कि सिंपली डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से होगा कि इसके 2 आइटम लेने, इसके आइटम लेने। ओके, ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। रिएक्शन हुई था हाइड्रोजन यानी कि इसके साथ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करके ये वाला, इस तरह से ऐसे कुछ है, ये आपको नहीं ध्यान में रखना है। ओके, इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है इस पर ये थर्मल स्टेबिलिटी और अदर लाइक प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, ये देखेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड रहती है, हमने सबसे पहले देखा था कि बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड रहती है, और उस पर आयनिक कैरेक्टर कितना है उस पर डिपेंड रहेगी। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड रहता है, ये तो है ही, यानी कि बॉन्ड लेंथ पर थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड रहती है तो है ही, बट साथ ही साथ उसमें लैटिस एंथैल्पी भी इन्वॉल्व होती, जिसके कारण क्या होता है कि ट्रेंड जो है बॉन्ड लेंथ से, यानी कि हमने देखा था कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी तो अपनी की जो थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि लैटिस एंथैल्पी भी उसमें इनरोल होती है, जिसके कारण जो है ट्रेंड नहीं फॉलो होता है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए CF, कभी कभी क्या होता है कि जो अपना BRF है, इसकी देखिए, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, बट BRI इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है, बट फिर भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के बाद भी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि इसमें यही चीज़ आती है कि जो अपना लैटिस एंथैल्पी ये चीज़ कभी कभी इसमें आ जाती है, यानी कि कभी कभी आ जाती है, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं आती। सो इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में यही चीज़ आती है कि सबसे यहाँ पे तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, उसके बाद बॉन्ड लेंथ IBR के पास कम होगी, यहाँ पे ये इसकी बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए थी, बट कम नहीं आ रही है। ओके, और यहाँ पे भी वही यानी कि वही चीज़ आती है। सो आपको ये रट लेना होगा, कुछ चीज़ें वो आपको रटनी पड़ती है। ओके, जनरल ट्रेंड इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद ये ऑक्सो एसिड देगा अपना, वही HOBr या फिर HOCl HOAr वो की उसी तरह से। सो कौन सा ऑक्सी एसिड देगा इस पर भी डिपेंड होगा। ओके, जो ऑक्सो एसिड है उसमें जो सेंट्रल एटम होगा, यानी कि जो अपना HOCl है, इसमें जो सेंट्रल एटम है ये अपना HOCl, इसमें जो सेंट्रल एटम है अपना क्लोरीन है। सो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, इसमें पॉजिटिव है। सो आपको ध्यान में रखना होगा कि ब्रेक करने के बाद, यानी कि सपोज टू बी जो अपना इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है उसको ब्रेक करने के बाद पॉजिटिव किसको आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है उसको, यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आएगी और निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आएगी। सो जिसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसको ऑक्सो एसिड कर देने का, और जो नेक्स्ट वाला है उसका क्या कर देने का, वाटर के साथ, यानी कि उसका HCl जैसे ECl हो गया या फिर उसका हैलाइड तैयार कर देने का। ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ BrCl है। सो BrCl का हाइड्रोलाइसिस करते समय इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। सो यहाँ पे अगर ब्रेक कर दिया तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा, यानी कि Cl नेगेटिव है और Br पॉजिटिव आएगा। सो Br पॉजिटिव आ गया, सो Br पॉजिटिव का क्या हो गया, HOBr हो गया सिंपली में। सो ओके, क्लियर हो गया। सो HOBr इसका हो गया, और Cl नेगेटिव किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि HCl। ओके, सो इस तरह से ये रिएक्शन क्लियर हो गई। उसी तरह से ICl हो गया, यानी कि ICl हो गया। सो ICl में ये Cl तैयार करेगा, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्ट होगा, Cl होगा, और आयोडीन क्या करेगा, अपना ऑक्साइड एसिड फॉर्म करेगा। ओके, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे वही चीज़ें Cl, उसमें भी आपको कैसे ये Cl3 उसको भी लिखा गया है। और कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस के टाइम में हायर जो अपना यहाँ पे जो हायर है, हायर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है, वो ब्रेक करके लोअर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड तैयार कर सकता है। जिस तरह से यहाँ पे ये देखिए ICl तैयार हो गया, उसी तरह से क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि हायर जो अपना इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड है वो ब्रेक होकर लोअर इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड तैयार करेगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन यानी कि क्या,
डिस्प्रोपोर्शनेशन यानी कि सिंपली में क्या है, एक यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उस ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना उसी रिएक्शन में। सिंपली में जैसे कि BRF5 है, उसमें क्या करेगा, सॉरी BRF है, उसमें क्या होगा कि उसको ब्रेक डाउन होगा। सो सबसे पहले BR पॉजिटिव होगा और BR पॉजिटिव इसका भी होगा, यानी कि F निगेटिव होगा। सो F निगेटिव क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ब्रोमीन के साथ इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड तैयार करेगा और खुद के साथ ये क्या करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। सो यहाँ पे चीज़ देखिए, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सो +1 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है और +1 से क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। ओके, सो यानी कि +1 से +5 जाना और +1 से 0 जाना, यानी कि यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करना, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ओके, सो यहाँ पे ये एक रिएक्शन लिख सकते हैं, बाद में दूसरी बार रिएक्शन को नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो फ्लोरिनेशन यानी कि फ्लोरीन ऐड करना, ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्लोरिनेशन। सो जब कभी भी ये U क्या है, अपना एक एलिमेंट है। ओके, सो इसके साथ अगर हमने ClF3 को रिएक्ट किया तो क्या होता, U + ClF3 यानी कि UF6। सो ये UF6 क्या किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये U जो होता है, ये क्या होता है, यानी कि जो अपना U है यानी कि यूरेनियम है, यूरेनियम क्या करेगा, यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए जो अपना फ्लोरीन है यानी कि जो अपना ClF3 है, उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट होगा और UF6 ये तैयार करेगा। UF6 एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। ओके, सो फ्लोरिनेटिंग एजेंट, यहाँ पे जो अपना ClF3 है, ये क्या कर रहा है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट एज एक्ट हो रहा है और उसकी वजह से अपना U जो है यानी कि यूरेनियम है, उसका क्या हो रहा है, UF6 फॉर्म हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे फ्लोरिनेटिंग एजेंट यानी कि फ्लोरिनेटिंग एजेंट होने के कारण यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ClF3 है एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सो फ्लोरिनेशन कर रहा है किसका, अपना यूरेनियम का। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एडिशन अक्रॉस द ओलेफिन, यानी कि ओलेफिन होने के ओलेफिन जो होगे उसके अक्रॉस एडिशन कैसे होगी, ओलेफिन यानी कि जो अपना इथेन्स होगा या फिर इथिन होगा या फिर डबली बॉन्डेड जो कंपाउंड होगी, यानी कि जो अपना क्लोरीन इथिन हो गया और प्रोपीन हो गया, उसमें डबल बॉन्डिंग जो कंपाउंड है उसमें डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। ओके, सो अगर ये बॉन्ड अगर हमने ब्रेक किया, ओके, सो ये जो लोन पेयर है अगर इसकी तरफ मूव हो गई, ओके, अपने एक क्लोरीन की तरफ मूव हो गई, ये सॉरी एक कार्बन की तरफ मूव हो गई, सो यहाँ पे निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। और अपना जो ICl है उसको ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या होगा, ICl निगेटिव, I पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा और ये निगेटिव है क्या किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। सिंपली में अगर हम देखें कि क्या हो गया, एडिशन हो गया अक्रॉस द ओलेफिन्स, एडिशन कर देने का अक्रॉस द ओलेफिन्स, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, ये इसमें अगर आपको प्रॉपर्टीज में अगर लिखा बोला तो क्या आपको क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑक्सो एसिड लिख सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शन लिखेंगे, फ्लोरिनेशन लिखेंगे। ओके, और नेक्स्ट है उसके बाद ओलेफिन्स के साथ रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी होगी। ओके, नेक्स्ट है उसके यूजेस हो गए। ओके, क्योंकि यूजेस में आपको जो जिसमें आपने देखा था ClF3 देखा था, इसका यूजेस हुआ था फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ओके, उसी तरह से अपना जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन भी BRF3 था, ये भी क्या कर BRF3 ये भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट एज एक्ट होगा। ओके, सो एक्स का जो यूज है उसमें क्या है कि ICl इज यूज एज अ डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू इन द ऑयल, यानी कि आयोडीन वैल्यू इन द ऑयल, ये क्या करेगा। ओके, आयोडीन के पास क्या है, कलर है, आयोडीन एक कलर एजेंट है। जब कभी भी ऑयल्स होगा, ऑयल्स यानी कि क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो अपना जो लास्ट पेज पर ये रिएक्शन है, ओके, ये जो रिएक्शन है लास्ट पेज पर, इसमें अपना आयोडीन ऐड हो गया। ओके, सो उस यानी कि उस ऑयल में कितने डबल बॉन्ड है, ओके, उस तरह से अपना आयोडीन उतने ही नंबर में ऐड होगा। ओके, यानी कि ICl उतने ही नंबर में ऐड होगा उसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस में। सिंपली में उस ऑयल में कितने डबल बॉन्ड है, यानी कि उसमें कितने डबल बॉन्ड है, उसी तरह से ICl उसमें उतना ऐड होगा। यानी कि सिंपली में वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका आयोडीन नंबर डिटरमाइन हो रहा है। ओके, सो डिटरमाइनिंग आयोडीन वैल्यू, यहाँ पे जो ICl है उसका यूज होगा, बाद में एज अ कैटलिस्ट होगा उसका यूज ऑफ कैटलिस्ट ऑफ जो AS यानी कि एसिड है उसका कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहाइड्राइड, यानी कि पॉलीहाइड्राइड है ये जो लास्ट पेज पर ये जो अपना रिएक्शन है इसमें पॉलीहाइड्राइड है, यानी कि एक हाइलाइट पर दूसरा हाइलाइट, इसका क्या हो गया, पॉलीहाइड्राइड हो गया। सिंपली
आपको कुछ नहीं है। इसके क्या होता है कि यूज जो होता है आपको मैंने बताया कि यूज किस पर से लिखनी होगी, आपको प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज से ऊपर से आपको यूजेस लिखनी होगी। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, उसमें फ्लोरेंटिक एजेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो कंपाउंड है एज अ फ्लोरेंटिक एजेंट यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए एज अ फ्लोरेंटिक एजेंट हो रहा है। ओके, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड, ये भी पॉलीहैलाइड के प्रिपरेशन में यूज होता है। ओके, क्लियर हो गया यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। सो क्लियर हो गया यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। सिंपली में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, उसका यानी कि जो आपने देखा था, सबसे पहले क्या करना है, अपना बॉक्स लिखना है, यानी कि ऑर्बिटल फॉर्म लिखना है। उसके बाद उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखना है। ओके, ऑक्सीजन स्टेट लिख लिया ऑक्सीजन स्टेट सॉरी ऑक्सीजन स्टेट नहीं, उसके बाद आप उसका क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन लिख देना है, और हाइब्रिडाइजेशन उसका स्ट्रक्चर लिख देना है। ओके, उसका ज्योमेट्री लिख देना है। ओके, पहले ज्योमेट्री लिख दी, बाद में उस पर ही यानी कि उसके बाद ही उसका क्या लिखना है, अगर उसमें लोन पेयर है तो सिंपली में उसका लोन पेयर का इफेक्ट, यानी कि लोन पेयर के इफेक्ट के कारण उसका स्ट्रक्चर कैसा चेंज होगा ये भी देखना है। ओके, सो अगर BRF5 है, ओके, सो यहाँ पे उसका स्क्वायर, यहाँ पे जो sp3d होगा। ओके, sp3d2 होगा। सो sp3d2 होने के कारण यहाँ पे एक लोन पेयर होगी। ओके, सो sp3d2 होने के कारण यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ओके, बट यहाँ पे एक लोन पेयर होने के कारण एक लोन पेयर यहाँ पे कट जाएगी, यानी कि उसका स्ट्रक्चर में से, यानी कि शेप में से उसकी लोन पेयर निकल जाएगी। ओके, सो ज्योमेट्री में से एक लोन पेयर निकल के कारण जो बाकी का बचा होगा जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, अपना स्क्वायर पिरामिडल होगा। सिमिलरली उसको आपको क्या लिखना है, सिंपली में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको आपको यूज करके ये बॉक्स को आपको लिखना है। ओके, ये बॉक्स आपको क्लियर करना है सिंपली में। ओके, यानी कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिखना, उसके बाद उसके जो ऑर्बिटल है उसको लिखना, और उसमें कितने लोन पेयर है उसको लिख देना। अगर उसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे BRF3 है, बट उसमें दो लोन पेयर होने के कारण, यानी कि उसका ऑक्सीजन यानी कि जो अपना sp3d यहाँ पे इसका जो अपना स्ट्रक्चर आएगा, बट क्या होगा, sp3d में दो लोन पेयर होने के कारण जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, बेंच, यानी कि sp3d है तो स्ट्रक्चर क्या है, ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट उसमें क्या हो गया, दो लोन पेयर आ गए, तो दो लोन पेयर यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएगी, और बाकी के तीन हो गए ऐसे। सो ये क्या हो गया, टी शेप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखिए टी शेप क्या हो गया, टी शेप। सो इसी तरह से आपको सभी लिखने होंगे, आप प्रैक्टिस कर रही है उसको खुद पे। ओके, सो आपको क्लियर हो, मैं बताता हूँ आपको आ जाएगा इजिली। ओके, इसी तरह से आपके जो कंपाउंड्स होगी, जो स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन, यानी कि जो हमने देखा था, जिस तरह से कभी कोई भी कंपाउंड्स जो अपना नोबल एलिमेंट है वो क्या करने, नोबल एलिमेंट जो है, सॉरी नोबल गैसेज जो है वो कौन सा भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते, बट जो कोई भी फॉर्म करता है उसमें जैसे HCF2 हो गया, HCF4 हो गया, ये जो कंपाउंड है ये जो फॉर्म करेंगे उसके क्या करने, आपको क्या करने है, सिंपली में ऑक्सीजन स्टेट तो यहाँ पे लिखी हुई है। सो बाद में आपको इसके स्ट्रक्चर लिख देने हैं। ओके, सो स्ट्रक्चर लिखेंगे, और जो मैंने आपको इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के जो जिस तरह से ट्रिक बताई थी, यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखनी है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर गेस करना है। ओके, बाद में उसके लोन पेयर कितने हैं वो गेस करनी है, और सिंपली लोन पेयर को आइदर इक्विटोरियल पोजीशन में लिखना है, या फिर उसको आइदर जो लोन पेयर है उसको इक्विटोरियल पोजीशन में लिखने के बाद सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे रिपल्शन कम होता है वहाँ पे लिखनी है। ओके, सो HCF2 को अगर आप देखें तो इसका लीनियर लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो है, बट कभी कभी क्या होगा था, जैसे कि H2 है उसमें 3 आइटम होने के कारण भी एंगुलर स्ट्रक्चर था, बट क्यों था, क्योंकि लोन पेयर थे। ओके, बट यहाँ पे जो अपना लोन पेयर है वो कहाँ पे, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे इसको, चलिए ये जो बॉक्स है हमको इसको क्लियर करते हैं खुद ही, इसको क्या करेंगे हम लिख लेंगे। सो sp3d में इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिटल है यानी कि जो वैलेंस शेल है उसको लिखेंगे, यानी कि NS2 NP6। सो इसका अगर इसका क्या कर दिया हमने, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए, सो इसको हमने क्या कर दिया, हायर ऑर्बिटल यानी कि d ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। सो ये d ऑर्बिटल में गई, सो यहाँ पे NS2, और क्या हो जाएगा फिर यानी कि ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या हो जाएगा, अपना फ्लोरीन अपनी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन एक अपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा। ओके, सो बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पे
दो sp के यानी कि sp की एक s की ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल sp3 और d की एक ऑर्बिटल यानी कि sp3d1 यानी कि sp3d। सो sp3d होने जब होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ओके, बट यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 3 लोन पेयर है। सो 3 लोन पेयर कभी भी क्या बताया था आपको, इक्वेटोरियल पोजीशन में लिखनी है। ओके, सो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको 3 लोन पेयर लिख देनी है। ओके, तो बाद में क्या रह गया, सिर्फ अपने यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन के बाद जो लैटिट्यूड पर जो बॉन्ड रहेंगे, ओके, वहाँ पर क्या लिख देना है, फ्लोरीन फ्लोरीन लिख देना। ओके, बाद में क्या इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, सिमिलरली आपको जेनॉन फ्लोराइड के पास जैसे लिखना है, यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, sp3d2 होगा, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन आपको डी ऑर्बिटल में डालना होगा। सो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। सो फ्लोरीन उसके साथ रिएक्ट होगा और sp3d2 हो गया। sp3d2 हो गया, सो उसका जो यानी कि सिंपली में sp3d2 होने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, वो होगा अपना ऑक्टाहेड्रल। बट ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल तो हो गया, बट यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो 2 लोन पेयर होगी। सो 2 लोन पेयर कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में नहीं होगी, यहाँ पे होगी जो अपना स्ट्रेट बॉन्ड है, यानी कि क्या अपर एंड लोअर में होगी। सो ऐसा इक्वेटोरियल यहाँ पे अपना जो ऑक्टाहेड्रल रहता उसमें ये जो प्लेन है इसके यहाँ पे और यहाँ पे लोन पेयर होगी, क्योंकि हाईएस्ट यानी कि 180 एंगल होगा। सो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम रिपल्शन वहाँ पे होगा। ओके, क्लियर हो गया। सो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये होगी। नेक्स्ट है अपना जेनॉन फ्लोराइड। सिंपली यहाँ पे भी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो sp3d3 रहेगा, और sp3d3 होने के बाद यहाँ पे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये की चीज़ है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा। ओके, नेक्स्ट है इसी में XeO3 में सिमिलरली आपको क्या लिखना है, अपना यानी कि सबसे पहले लोन पेयर को आपको हायर ऑर्बिटल में आपको शिफ्ट करना होगा। ओके, जैसे कि n यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। ओके, सो आपको 3 इलेक्ट्रॉन फ्री करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। XeO यानी कि जेनॉन फ्लोराइड यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है कि डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, और जब कभी भी डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तब जो हायर ऑर्बिटल यानी कि जो हायर ऑर्बिटल में 3 हायर ऑर्बिटल के साथ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पे पाई बॉन्ड जो होगी वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगी। सिंपली में अगर हमने यहाँ पर के तीनों इलेक्ट्रॉन अगर हमने डी ऑर्बिटल में दे दिए, ओके, यहाँ पे एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, अपना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो सिग्मा बॉन्ड की जो यानी कि सिग्मा बॉन्ड की जो ऑर्बिटल रहती है वही हाइब्रिडाइजेशन में आएगी। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। सो sp3 होने के जब भी कभी भी होगा, सो sp3 होने के बाद क्या होगा, अपना पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर था, सो पिरामिडल लिख दिया। ओके, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है। सो लोन पेयर कहाँ पे आएगी, सबसे अलग जगह पर, यानी कि रिपल्शन कम होगा। सो अलग जगह पर आ गई। सो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ क्या बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायगोनल पिरामिड लाइक होगा, या जैसे कि पिरामिड चार साइड का रहता है यानी कि स्क्वायर पिरामिड रहता है, बट यहाँ पे ट्रायगोनल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट है XeO4, इसको भी आपको सिमिलर टाइप ही लिखना है। ऑक्सीजन डेट है 6। सो यहाँ पे जो sp3d2 लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एक ऑर्बिटल के साथ एक होगा जो पाई बॉन्ड तैयार करेगा, जो बाद में होगा वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड तैयार करेगा सिंपली में। ओके, सो जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, अपने ऑक्टाहेड्रल टाइप। सो ऑक्टाहेड्रल टाइप होने के बाद बट क्या है यहाँ पे, एक क्या होगी, यहाँ पे लोन पेयर होगी। सो लोन पेयर आपको लिख देना है अलग से पोजीशन पर, और बाकी का स्ट्रक्चर कैसा लगेगा, फिर स्क्वायर पिरामिड लाइक लगेगा। ओके, सो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर लिख देने हैं। सो मुझे पता है यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर की जो चीज़ है मैंने जल्दी ले ली। ओके, बट क्या है कि आपको ये चीज़ है मैं समझा नहीं सकता, ये चीज़ आपको खुद को ट्राई करके देखनी होगी। ओके, तब आप जाके आपको इजीली आ जाएगा। मुझे पता है आपको ये आ जाएगा, इसलिए मैंने ये चीज़ जल्दी ली। ओके, और ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहती। ओके, क्योंकि पूछा जाता तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रक्चर लिख दो 2 मार्क के लिए या फिर 1 मार्क के लिए, तो आपको ये खुद आएगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं आएगा, मैं सिर्फ बताते रहूँगा तो ये चीज़ नहीं आएगी। ओके, तो ये मत सोचो कि मैंने जल्दी ले लिया, आपको ये चीज़ खुद का ट्राई करनी होगी। ओके,
सो नेक्स्ट जो पेज है उस पर भरेंगे हम। इसमें यूजेस जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है अपनी नोबल जो गैसेस है उसके यूजेस। सो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोबल गैसेस कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन में तो कहीं पे टेक यानी कि अपना पार्टिसिपेट नहीं करते, बट उसके जो अपने कंपाउंड्स रहते हैं उसमें यानी कि जो सिंपली जो अपना मोनोएटॉमिक रहता है, अपना जो नोबल गैस रहता है वो मोनोएटॉमिक स्टेट में रहता है, ये डिफरेंट जगह पर यूज होता है एज ए मोनोएटॉमिक गैस। सो डायरेक्टली इसके यूजेस ही हम इंपॉर्टेंट में रहते हैं। ओके, सो यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कि हीलियम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सो हीलियम के यूजेस सबसे ज़्यादा हो गए। यहाँ पे देखिए हीलियम के जो यूजेस है अप टू 11 है। सो इसमें से आपको मैक्स टू मैक्स ध्यान में रखने होंगे। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हीलियम के यूजेस से। सो हीलियम एंड ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज एज अ आर्टिफिशियल ब्रीथिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट, यानी कि अस्थमा पेशेंट जो है उसमें जो आपको अस्थमा में क्या दिया जाता है, ऐसे मास्क लगाया जाता है उसको मुंह पे। सो उसमें ऑक्सीजन आपको आर्टिफिशियल देना पड़ता है, बट उसके साथ मिक्सचर देना पड़ता है हीलियम का। क्यों देना पड़ता है ये भी क्यों देना पड़ता है, क्योंकि जो अपना हीलियम है ये कैसा है, यानी मोनोएटॉमिक स्टेट में है, और जब कभी भी ये अपने ब्लड में जाएगा तो ब्लड में किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं होगा। ओके, अगर हमने नाइट्रोजन दे दिया इसके साथ, तो नाइट्रोजन कैसा है, रिएक्टिव नेचर का है। सो किसी के साथ कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन क्या करेगा, ब्लड में रिएक्ट होगा। ओके, सो ब्लड में जैसे ही रिएक्ट होगा तो क्या होगा, वो अलग सा कंपाउंड तैयार करेगा, सपोज टू बी अमोनिया तैयार किया। यहाँ पे हम खुद ही क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके हम बॉडी से निकाल देते, और यहाँ पे यानी कि एज अ बॉडी का मैकेनिज्म रहता है अमोनिया को यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड को निकाल देने का। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने नाइट्रोजन अगर इसके साथ दे दिया तो क्या होगा, खुद हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। सो ये बॉडी के इफेक्ट यानी कि बॉडी के उलट हो जाएगा, बॉडी जैसे करती है उसके उलट हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नहीं देते, उसमें हम क्या देते हैं, अपना ऑक्सीजन के साथ हीलियम देते हैं, क्योंकि हीलियम का रिएक्टिव नेचर कम है। ओके, सो उसी तरह से जैसे कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग फॉर अस्थमा पेशेंट हो गया। सो नेक्स्ट है इसी में सी डाइवर्स के लिए भी ये यूज होता है, यानी कि जो सी रेस्पिरेशन करता है सी डाइवर्स, यानी कि जो गोताखोर रहते हैं समुद्र में जाने वाले, उसमें जो सिलेंडर होता है उसमें भी ये यूज होता है। सिंपली में इसकी एक और जो यानी कि अगर हम देखें, सो नाइट्रोजन के साथ अगर हमने मिक्सचर दे दिया तो क्या होता है कि नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है अपने ब्लड में। सो नाइट्रोजन जब ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी कि जब हम ज़्यादा पानी में जाएंगे, समुद्र में नीचे जाएंगे, सो ज़्यादा प्रेशर होने के कारण जो अपना ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो चाहिए हमको, क्या यानी कि ऑक्सीजन तो ब्लड में रिएक्ट होता है, यानी कि ब्लड में यूज़ होता है। बट नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर ज़्यादा होने के कारण। बट जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे वो प्रेशर कम होता जाएगा, सो लिक्विड स्टेट का क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म होता जाएगा। ओके, सो गैस फॉर्म होने के कारण वो जो ये अपने ब्लड कैपेसिटी कैसी है, एकदम छोटी है। सो उस ब्लड कैपिलरी में क्या हो जाएगा, अपना नाइट्रोजन गैस के बबल फॉर्म होते जाएंगे। सो जैसे बबल्स फॉर्म होते जाएंगे, सो कैपिलरी क्या होती जाएगी, ब्लॉक होती जाएगी। अगर अपना बबल अगर हमारे ब्रेन वाले एरिया में अगर फॉर्म हो गया तो क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होते हैं, जिसकी सोलिबिलिटी कम है उसको ही हम अगर यानी कि अगर हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हायर लेवल पर भी उसका गैस नेचर में रहेगा, और लोअर लेवल में भी वो गैस नेचर में रहेगा। सो वहाँ पे वो मिक्स ही नहीं होने के कारण, अगर ब्रेन में होने वाले ब्लड में अगर वो मिक्स ही नहीं है तो प्रेशर कम हो या ज़्यादा हो, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, अपना कम, यानी कि कुछ ही इफेक्ट नहीं होगा। सो हीलियम इसलिए जो सी डाइवर्स है उसके जो ऑक्सीजन चेम्बर होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फीलिंग्स ऑफ बलून, क्योंकि बलून क्या है, बलून हल्का होने के कारण क्या होता है, यानी कि बलून में क्या होना चाहिए, इजीली बलून ऊपर उड़ना चाहिए। जो बिग बलून्स होते हैं आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, हीलियम का मिक्सचर हाइड्रोजन के साथ यूज होता है। सो हीलियम क्या है, नॉन फ्लेमेबल होने के कारण बलून में यूज होता है, और साथ ही साथ उसका जो हेवीनेस है वो कम होने के कारण वो जल्दी ऊपर उड़ जाता है। सो नेक्स्ट है इसी में हीलियम इज यूज एज अ इनर्ट प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस एंड मेटलर्जी ऑफ सम मेटल। क्या होता है कि हीलियम क्या होता है कि इनर्ट नेचर, यानी कि इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। सपोज टू बी अगर हम देखें, जब कभी भी हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है। सिंपली में हम क्या कर रहे हैं, जो अपना
सपोज टू बी मेटल है अपना आयरन का, सो वहाँ पे आयरन को जला जा रहा है, सो यानी कि आयरन का मेल्ट डाउन कर रहा है। सो वहाँ पे क्या होगा, आयरन क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, प्योर फॉर्म में यहाँ पे वहाँ पे क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी अपना प्योर फॉर्म में अपना आयरन चाहिए। सो आयरन क्या करेगा, वहाँ पे क्या होगा, जो अपना अगर हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, और जो अपना आयरन है वो क्या होगा, अपना हीलियम के साथ नहीं रिएक्ट होगा, रिएक्ट तो नहीं होगा। सो क्या होगा, वहाँ पे जो आयरन है वो अपना दूसरा कंपाउंड नहीं फॉर्म करेगा सिंपली में। नेक्स्ट है लिक्विड हीलियम इज यूज एज अ प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर इन रिक्वायर्ड रिसर्च। सो लो टेम्परेचर यानी कि क्या, एनास्टेसिया जो हम देखते हैं, एनास्टेसिया दिया जाता है। सो वहाँ पे क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे लिक्विड हीलियम का यूज किया जाता है। इन लो टेम्परेचर गैस थर्मोमेट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेजर, यानी कि लेजर का जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो थर्मामेट्री होती है उसके लिए अपना गैस हीलियम गैस का यूज होता है। नेक्स्ट है यूज टू प्रेशराइज द फ्यूल टैंक ऑफ लिक्विड, यानी कि जो अपना लिक्विड टैंक है उसके ऊपर हमने अगर हमने हीलियम गैस रख दिया और उसको अगर हमने प्रेशर देते रहे, सो पहले तो ये रिएक्ट ही नहीं होगा। सो बट अगर हमने प्रेशर देते रहे तो क्या होगा, ये जल्दी यानी कि जो अपना एग्जॉस्ट है उसमें जल्दी फास्टली अपना जो रॉकेट फ्यूल है वो आता जाएगा इंजन में। सो अपना जो रॉकेट है वो जलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है शील्डिंग गैस, आर्क वेल्डिंग, यही पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हीलियम न्यूक्लियस इज यूज फॉर बम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो हीलियम एटम है ये रिएक्टिव नेचर का तो नहीं है और स्मॉल भी है। सो स्मॉल होने के कारण जो अपना एटम है वो बिग एटम जितना ज़्यादा बिग एटम होगा उस पर उतने ही फास्ट अगर हमने बम्बार्ड किया तो वह क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अपना जो हीलियम एटम है वो क्या होगा, दूसरे न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड होने के बाद वापस आएगा। सो ये जो इम्पैक्ट होता है उस पे ऊपर ये डिपेंड रहता है कि यानी कि जितना ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, उतने ही फास्ट वो क्या होगा, अपना हीलियम एटम का क्या होगा, वापस आएगा। सो जितने ही फास्ट ये हीलियम एटम आएगा तो हम डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि इसका एटम यानी कि स्पीड के ऊपर हम ये जो न्यूक्लियस है ये इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते कि ये यानी कि कौन सा न्यूक्लियस होगा। ओके, फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एमआरआई होता है, एमआरआई में इसका यूज होता है। सो हीलियम के यूजेस में आपको सबसे पहले हीलियम का ये दो यूजेस आपको ध्यान में रखने हैं। थर्ड ये हीलियम का यूज एनेस्थेटिक्सिया यहाँ पे, और ये लास्ट वाला ये वाला। ओके, सो ये आप हीलियम के यूजेस हो गए। नेक्स्ट है इसी में नियॉन की यूज और एर्गॉन की यूज, बाद में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो नियॉन का यूज में नियॉन डिस्चार्ज जो लैंप रहते हैं उसमें यूज किया जाता है। सो इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प एंड साइंस, यानी कि जो साइंस रहते हैं उसमें जो साइंस आपने देखे होगी, आपने कभी कभी क्या होता है कि जो लैंप होते हैं उसमें गैस भरा जाता है, यानी कि जो अपने बल्ब होते हैं उसमें गैस भरा जाता है, क्योंकि लाइट होता है तो लाइट सपोज टू भी किसी के साथ भी रिएक्ट, यानी कि एनर्जी होने के कारण वो क्या हो सकता है, रिएक्ट हो सकता है। वहाँ पे जो गैस अगर दूसरा वाला गैस होगा, ऑक्सीजन होगा और उसके साथ हाइड्रोजन होगा, तो क्या होगा, एनर्जी के कारण यानी कि लाइट एनर्जी के कारण वो रिएक्ट होगा एक दूसरे के साथ और कंपाउंड फॉर्म करेगा। सिंपली में अगर लाइट के पास का जो अगर हमने वातावरण यानी कि जो हमने एटमॉस्फेयर है उसमें अगर नॉन रिएक्टिव एलिमेंट अगर डाल दिए तो क्या होगा, उसमें रिएक्टिव नेचर नहीं होगा। जो अपना टंगस्टन एलिमेंट है, यानी कि जो टंगस्टन है जो हम लाइट में यूज़ करते हैं, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होगा, तो हमारा जो xenon है या फिर नियॉन है ये क्या होगा, रिएक्ट नहीं होने के कारण क्या होगा, वो कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। सो इनर एटमॉस्फेयर जो बल्ब के पास होता है ये किसका होता है, नियॉन का होता है। सो नियॉन डिस्चार्ज लैंप में यहाँ पे होता है, एंड दिस साइंस आर विजिबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो इन मिस्ट, यानी कि जो लाइट रहते हैं, आपने लाइट देखे होगे जो रेड लाइट रहते हैं लैंप वाले, और जो साइंस वाले होते हैं कि यहाँ से स्कूल है या फिर यहाँ से रोड के ऊपर जो साइंस रहते हैं उसके जो लाइट रहते हैं उसमें यूज़ होता है नियॉन का। नेक्स्ट होता है कि उसका फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होते हैं, उसके जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं उसमें यूज़ होता है। ओके, मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हीलियम इन सर्टेन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस सच एज वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड करंट रेक्टिफायर, इसमें मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन इसका यूज़ होता है। जो अपने प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे कि वोल्टेज स्टेबलाइजर जो हम टीवी के लिए यूज़ करते हैं या फिर एसी के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं, उसमें नियॉन और हीलियम का मिक्सचर का यूज होता है। ओके,
क्लियर हो गया नियॉन के बारे में। जस्ट इसके बाद है आर्गन। सो आर्गन क्या करता है कि फॉर प्रोड्यूसिंग द इनर्ट एटमॉस्फेयर, ये भी सिमिलरली जैसे कि अपना हीलियम यूज करता है उसकी तरह